we were doing chapter 3 matrices of class 12 maths NCERT and we have completed up to question number 11 of exercise 3.2. So let's continue to the next question. Question number 12 have given 3 into x y z w is equal to x 6 minus 1 2 w plus 4 x plus y z plus w 3. Find the values of x y z and w. मीन्स यहाँ पे हम लोगों को इनके वैल्यू निकालने हैं जबकि ये गिवन है. तो वी हैव यहाँ पे ये स्केलर है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्सेस का किस तरह से होता है ये आप लोगों को बताया है मैंने. तो ये सारे एलिमेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू यहाँ पर एडिशन है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको साथ साथ. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं. x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई इस तरह से ये सारा हो गया. ठीक है, सिंस गिवन मैट्रिसेस यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल है तो सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे. तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई. इस तरह से आपको ये 4 इक्वेशंस इसको आप सपोज कर लेंगे. ठीक है, तो अब आपके पास 4 इक्वेशंस है और आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं अननोन. ठीक है, जिसका कि आपको पता लगाना है. तो यहाँ पर आपको बस सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को और एक्स वाई जेड और वैल्यू एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पर 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2. अब x का जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पे रखिएगा तो आपका y निकल जाएगा. देन आप क्या करेंगे यहाँ से आप w का वैल्यू निकालेंगे और w का वैल्यू निकल जाएगा. फिर इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका z निकल जाएगा. तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है. तो आपका इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 z इक्वल टू 1 w इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है इफ fx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 शो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई. तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है. तो यहाँ पे हमारे पास fx है गिवन तो fy निकाल लेंगे. fy कैसे निकालेंगे जहाँ पर x है वहाँ पर सिर्फ y आ जाएगा. ठीक है, तो cos y माइनस sin y 0 रहेगा sin y cos y 0 0 0 1 इस तरह से आपका fy निकल जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो ये आपका fy निकल गया. ये आपका fx गिवन था. सो fx इंटू fy आप करेंगे तो ये वाला इंटू इसमें करेंगे. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा cos x इंटू cos y. ये आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से इस तरह से मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है. तो यहाँ पर आ जाएगा क्या cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0. तो इसका मतलब क्या आया cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y. और ये आप लोगों को पता है ये cos x प्लस y का फॉर्मूला है जो कि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि ये जो 11th के फॉर्मूले हैं ये सारे तो ये यूज होते रहेंगे बार बार. तो इसलिए मैंने एक शीट दिया था जिसको कहा था कि स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर लें उसे. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप वहां से पहले उस फॉर्मूले को लिख लें एक जगह और उसे याद रख लें. ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली ये सारा चीज सॉल्व कर पाए आप लोग. ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर cos x प्लस वाई उसी को हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है cos x प्लस वाई. सेम वे में माइनस इसको जब आप करेंगे इससे तो माइनस आप कॉमन लेंगे और cos x sin y प्लस sin x cos y जो कि इसका फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई का. ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले इसको इंटू करके लिख लें उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखें. जिनसे डायरेक्ट हो रहा है जिनको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये आपका इतना आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका fx इंटू fy निकल गया. नेक्स्ट आप क्या करेंगे fx प्लस वाई निकालेंगे. तो fx प्लस वाई में क्या हो जाएगा जहाँ पे x था क्वेश्चन में वहाँ पर x प्लस वाई आएगा. तो ये आपका इतना हो गया और आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है. तो हेंस इट इज क्लियरली सीन दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई प्रूव्ड. ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं ये लाइन की जगह आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इतना के बाद इज इक्वल टू fx प्लस वाई. क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेम चीज़ आ गया है सिर्फ x के प्लेस में क्वेश्चन में क्या x था और यहाँ पर x प्लस वाई है तो ये fx प्लस वाई के इक्वल होगा. इज इक्वल टू fx प्लस वाई यहाँ पर आप लिख सकते हैं. हेंस प्रूफ इस तरह से भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है शो दैट नंबर 1 यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस गिवन है आपको. क्वेश्चन नंबर 14 दो क्वेश्चन है इसमें इसी तरह के हैं कि यहाँ पर आपको मैट्रिसेस गिवन है और उसे मल्टीप्लाई करके ये दिखाना है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है. तो आप सिंपली बस LHS लेना है उसको मल्टीप्लाई करना है जो आएगा उसको. ठीक है, आंसर आपका यहाँ से आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद. इसको आप फिर क्या करेंगे RHS निकालेंगे. RHS में ये है तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद. तो हेंस ये नॉट इक्वल टू ये आपका प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बस ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन ही करना है.
देखिए जो 14 का 2 नंबर है वो भी सेम है, यहाँ पे बस 2/2 ऑर्डर था, यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का है। इसको भी आप लोग LHS लेके मल्टीप्लाई करेंगे, RHS को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि LHS इक्वल नहीं होगा RHS के, तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, अगर किसी को बाय द वे अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में हमसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड a² - 5a + 6i इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास a² तो नहीं है, तो आपको a² पहले निकालना पड़ेगा। सो वी हैव a² इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू ए, तो इज इक्वल टू a वाला मैट्रिक्स जो था वो हमने लिखा जो गिवन था क्वेश्चन में, इंटू a, फिर से वही, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये आपका इतना आएगा। ठीक है, नाउ अब आपके पास क्या आपको फाइंड करना है, a² - 5a + 6i, तो a² आपने निकाला हुआ है, -5a गिवन था, प्लस 6 इंटू आई, मतलब क्या होता है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको, इससे हम लोग कहते हैं। और ये इस तरह का होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर हमने 3/3 ऑर्डर का इसलिए लिया है क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है ऑर्डर सेम होने चाहिए मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 3/3 ऑर्डर के ये भी थे, तो इसलिए हमने 3/3 ऑर्डर के ही यूनिट मैट्रिक्स लिए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये एज इट इज है, -5 ये स्केलर है, ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है आपको पता है, तो ये सारे एलिमेंट से हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 5 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 1 5 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पर 6 से भी ये सारे एलिमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई किए, तो ये इस तरह का आ गया आपके पास। तो अब क्या है, ये सिंपली बस ऐड करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, चाहे तो आप 2 स्टेप में करें या एक ही बार में कर ले, पहले बोर्ड मास के हिसाब से पहले ऐड होता है देन सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 - 10, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही करना है, तो 5 + 6 - 10 कितना हो जाएगा, 11 - 10 यानी 1। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, तो प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, a³ आपको निकालना है, तो a³ के पहले a² निकालना पड़ेगा, इसकी भी तो ज़रूरत है हमें, तो a² निकाल लेंगे, a इंटू ए, सेम जैसे इसमें क्या था हमने, तो यहाँ पर a² निकाला हमने, इतना आया, एंड a³ फिर फाइंड करेंगे, तो a² इंटू ए होगा, a³ इज इक्वल टू, तो a² हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी और a गिवन है क्वेश्चन में, तो a³ हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, नाउ a³ - 6a² + 7a + 2i, आपके पास a³ भी है, a² भी है, a भी है, और i आपको पता है यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का है सारा, तो i भी आप 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स ले लेंगे, यही वाला। ठीक है ना, देन आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप देखेंगे कि आपका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सेम जैसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 में किया, सेम वैसे ही अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये देखेंगे कि 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, एग्जाम में जैसे टाइम कम रहता है हम लोगों के पास, मान लीजिए आप के पास टाइम कम बचा है, तो आपको ये प्रूफ करना है, 0 मैट्रिक्स आपको पता होगा, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट इसको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग वाला सही से ध्यान से किया है तो ये आपका 0 मैट्रिक्स आना ही है, तो इसको आप डायरेक्ट भी वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ a इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1, फाइंड k सो दैट a² इज इक्वल टू ka - 2i। यहाँ पर सेम टाइप का ही है, बट यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको k का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो जो गिवन है हमारे पास क्या है, a² इज इक्वल टू ka + 2i। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, a² है तो a इंटू ए होता है, तो वही हमने लिखा है, a को 2 बार a इंटू ए इज इक्वल टू k, a का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दिया हमने, -2, यहाँ पर सारा 2/2 ऑर्डर का था, तो 2/2 ऑर्डर का हमने यूनिट मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा, इज इक्वल टू, ये स्केलर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट से। ठीक है, ये हो जाएगा, -2 भी स्केलर है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आपके पास ये एज इट इज है, इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, 3k - 2 -2 के -0 यानी -2 के, तो यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये भी 4k और यहाँ पे -2 के -2। तो सिंस यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल है, तो सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, जैसे कि पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 3k - 2, तो 3k इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप कोई भी लेके एक सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 4k, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैट्रिसेस इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो भी होगा सारा वो इक्वल होगा, मीन्स ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा। तो आप जिसको भी ले करके k का वैल्यू बस आपको निकालना है, आपका 1 आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से कीजिए। इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो LHS को हमने पहले लिया, i प्लस a इज इक्वल टू i, आपके पास पता है क्या है, 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये हमने ले लिया, प्लस a ये गिवन था, इसको लिया हमने, और इसको एडिशन का सिंबल है तो यहाँ पे इसको बस ऐड करके इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट RHS लेंगे हम, ठीक है, तो इज इक्वल टू जो है बस उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, ये एज इट इज है, ठीक है, i के प्लेस में i यूनिट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का, और a के प्लेस में जो गिवन था क्वेश्चन में वो, और यहाँ पर ये एज इट इज। सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ये ब्रैकेट में है तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपको पता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका इतना आएगा 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1, और ये यहाँ पर एज इट इज उतर गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर tan के टर्म्स में है और यहाँ पे cos और sin के टर्म्स में है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि tan के टर्म्स में ही इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैं रिपीट कर रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने जो फार्मूला का शीट दिया था उसमें ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, उसमें ये फार्मूला मैंने कराया है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। मीन्स यहाँ पर जो भी एंगल है उसका इधर में हाफ हो जाता है, तो थीटा है यहाँ पर तो थीटा बाई 2 होगा, अगर यहाँ पे 2 थीटा रहेगा तो सिर्फ यहाँ पर थीटा ही होगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस थीटा के प्लेस में अल्फा है, तो यहाँ पर जहाँ पे कॉस अल्फा है आपके पास वहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना, इसको हमने पुट किया है, बस थीटा के प्लेस में अल्फा है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर थीटा के प्लेस में बस अल्फा रख करके इसका वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है, ठीक है, बस फॉर्मूले का ही इसमें यूज़ किया गया है और कुछ नहीं है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बार बार हमें tan अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए पुट करेंगे हम यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टी, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं XYZ जो आपकी मर्जी, ठीक है। पुटिंग tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टी, वी गेट, जहां पर tan अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है बस वहां पर कुछ नहीं t पुट करना है, ठीक है, और इसका स्क्वायर था tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, देन इसको इससे इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसका LCM लेकर के, चारों है यहाँ पे, सबका हम क्या करेंगे LCM लेंगे इसको, एंड देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल होकर के आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस टी 1। इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इजी है, बस देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में बस यही चीज़ यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी सारा इजी है, ठीक है। 1 माइनस टी 1 ये आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, वापस से टी, अब इसको आगे तो और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी का वैल्यू जो हमने tan अल्फा बाई 2 था ना, टी इज इक्वल टू, तो बस यहाँ पे वही पुट कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल है, सो LHS इज इक्वल टू RHS, आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800, ₹2,000. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज़ है जिसको कि 2 अलग अलग तरह के बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट पे करता है पर ईयर, और सेकंड बॉन्ड जो है उसमें 7% इंटरेस्ट है पर ईयर, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके हमें ये बताना है कि ये जो रुपीज़ है 30,000, इसको किस तरह से दोनों अलग अलग तरह के जो बॉन्ड है उनमें हम डिवाइड करें ताकि टोटल इंटरेस्ट जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट जो हो उस ट्रस्ट फंड को कितना ऑब्टेन हो। पहले क्वेश्चन है कि उसे टोटल इंटरेस्ट हमें एनुअल इंटरेस्ट ट्रस्ट फंड को कितना मिले 1,800, एंड देन एनुअल टोटल इंटरेस्ट उसको 2,000 मिलना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें आया है आपका, ठीक है।
तो सॉल्यूशन में इसका हम इस तरह से करेंगे कि लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स है, तो सेकेंड बॉन्ड में कितना होगा, जो बचा हुआ मनी होगा वही ना, तो 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, नंबर 1 में हमें क्या है, ए नंबर कि 1800 रुपीज़ हमें ये इस ट्रस्ट फंड को एनुअल टोटल इंटरेस्ट इसके पास आना चाहिए 1800 रुपीज़। तो इसमें हम इस तरह से करेंगे, वी हैव यहाँ पर एक्स और 30,000 माइनस एक्स फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड का। फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 5/100 हो जाएगा, यहाँ परसेंट था तो ठीक है। और सेकंड बॉन्ड का ये था 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्टमेंट, और इसमें इंटरेस्ट था 7%, तो 7/100 हो गया। ठीक है, इसको इसलिए इस तरह से लिखा क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो आपको पता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड के। तो इस तरह से इसको ये रो मैट्रिक्स और ये कॉलम मैट्रिक्स के रूप में इसे लिखा गया। इज इक्वल टू यहाँ पर 1800 हमें टोटल चाहिए, तो 1800। ठीक है, तो अब इसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से 5x/100 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इतना आएगा इज इक्वल टू 1800। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करने, ये तो पहले से 9, 10, 6, 7 का है ये सारा चीज़, ये तो होना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपके पास यहाँ पर x का वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू x माना था आपने, इज इक्वल टू 15,000 आ गया। तो सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स माना था, तो इज इक्वल टू इसको 30,000 में से 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका, उसमें क्या है कि एनुअल टोटल इंटरेस्ट जो है उस ट्रस्ट फंड के पास वो कितना होना चाहिए, 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर बस 1800 जो था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें यहाँ पर उसके प्लेस में क्या हो जाएगा 2000, और बाकी सारा सेम रहेगा। जब आप इस तरह से यहाँ पर 2000 लेकर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 5000। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ₹5000। तो सेकेंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा, 30,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 25,000। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, ध्यान से करने से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 dozen economics books. Their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. ओके, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के बुक शॉप के पास जो है वो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है उसके पास, मीन्स कितना हो जाएगा 12 10 डजन यहाँ पे है ना, तो 1 डजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 होता है उसमें, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120। तो 120 केमिस्ट्री बुक्स एंड 12 इज 96 मीन्स 96 फिजिक्स बुक्स है उसके पास, और 10 डजन मीन्स 120 इकोनॉमिक्स बुक्स है। और उसमें सेलिंग प्राइस जो है हर एक का, वो मतलब केमिस्ट्री बुक्स, एक केमिस्ट्री बुक का जो है प्राइस है वो कितना, सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़, और एक फिजिक्स बुक का है 60 रुपीज़, और एक इकोनॉमिक्स बुक का प्राइस है 40 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमें बताना है जो कि बुक शॉप रिसीव करेगा ये सारे बुक्स को सेल करने के बाद यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे, वी हैव कोई ए हमने मान लिया, ए कोई मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 120 96 120, ये यहाँ पर ये केमिस्ट्री बुक्स का नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इतना है उनके पास बुक शॉप के पास। ठीक है, फिजिक्स बुक्स 96 है, इकोनॉमिक्स बुक्स 120 है, और सेलिंग प्राइस इन रुपीज़। ठीक है, 80 60 40 यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में गिवन है। और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स के रूप में क्यों लिया, क्योंकि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर हम इस तरह से इसको लिखें तो। ठीक है, तो अब सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, इसको आप करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है ये आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स, यहाँ पे इसका नाम तो है, मतलब मैट्रिक्स मेथड से करना है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल भी हम लोग सब सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो हम लोग यही चीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस क्वेश्चन थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसको समझ के अगर कीजिएगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप करेंगे तो A इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ₹20,160. सो द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स इज ₹20,160. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास, अब ऑब्जेक्टिव बचा है बस 2 क्वेश्चन और है. Assume X, Y, Z, W, P and P are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 and p by k respectively. Choose the correct answer in exercises 21 and 22. 21 नंबर है, the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are, ये ऑप्शंस दिए गए हैं. तो इनमें हमें क्या है कि x, y, z, w और p जो है वो कोई मैट्रिसेस है जिनके ऑर्डर्स आपको मेंशन है क्वेश्चन में. ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, तो एन के और पी पे क्या रिस्ट्रिक्शंस होगा, मीन्स उसके क्या वैल्यू होंगे, ये आपको चेक करना है. तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई यहाँ पर डिफाइंड है, ऐसा है क्वेश्चन. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पी यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ पी कितना हो जाएगा, पी बाई के. ठीक है, ऑर्डर ऑफ वाई कितना है, 3 बाई के. तो आपको पता है सिंस पी वाई यहाँ पर है तो पी वाई एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि पी वाई एग्जिस्ट करता है, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई के. तो वही हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया भी है, तो के इज इक्वल टू 3 होना चाहिए. ठीक है, ये हो गया आपका एक, के का वैल्यू निकल गया. सो ऑर्डर ऑफ पी वाई कितना हो जाएगा, पी वाई का ऑर्डर, इसमें आपको पता है हमने बताया था कि ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, और जो ऑर्डर होता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या होता है, ये पी बाई के. तो p बाई के ऑर्डर ऑफ पी वाई होगा इज इक्वल टू p बाई के, तो आपका 3 है तो k के प्लेस में 3 आ गया. ठीक है, तो p वाई का ऑर्डर p बाई 3 निकल गया. नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ w, w का ऑर्डर यहाँ से कितना है, n बाई 3, एंड क्या है ऑर्डर ऑफ y कितना हो जाएगा, 3 बाई के. तो 3 और 3 ये तो आपस में इक्वल है, तो w वाई का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ w वाई n बाई के. ठीक है, तो n बाई के तो आपको पता है 3 है. तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि सिंस पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का देखिए यहाँ पर एडिशन का सिंबल है, इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट करता है, तो एडिशन में ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो. तो वही हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ पी वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो मीन्स क्या हो गया, पी इज इक्वल टू एन होगा. तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज p बाई 2. ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ x कितना होगा वहां से आप देख लेंगे, आपका मेंशन था शुरू में ही 2 बाई n. ऑर्डर ऑफ z कितना हो जाएगा, 2 बाई p. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई n, सिंस n इज इक्वल टू p है, गिवन है क्वेश्चन में, तो 2 बाई n हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ x निकल गया, ऑर्डर ऑफ z निकल गया. तो आपको पता है स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर पे को तो ऑर्डर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑर्डर उसका उतना ही रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी स्केलर से. तो ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z कितना हो जाएगा, 2 बाई n, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद भी अगर जैसे 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो होता है उसका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा. तो ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इज इक्वल टू 2 बाई n ही होगा. ये आपका आंसर हो गया, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, तो ये हमने आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एग्जांपल्स पे बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के, और कुछ डेफिनेशंस भी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, तो आज के वीडियो में अगर कोई भी आप लोगों को डाउट रह गया होगा, और ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह में, तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.